अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम बात करने के लिए जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन की 7.13 से लेकर 7.23 तक। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7.13 में वो कह रहा है व्हाट डज इट मीन व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस फॉल सडनली। वो कहता है कि अगर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एटीएम है वो फॉल्स करता है सडनली। याद रखिए जब भी फॉल सडनली होगा इसका मतलब है साइक्लोन, तूफान आने वाला है। साइक्लोन या टाइफाइड, टोर्नाडो, कुछ भी साइक्लोन आने वाला है, तूफान आने वाला है। जब भी एटमॉस्फेयर सडनली फॉल करेगा इसका मतलब वहां पर तूफान आने वाला है। तो 7.14 में वो कह रहा है कि क्या होगा अगर सडनली जो है ना वो राइज अप होगा। वो कह रहा है क्या होगा सडनली इंक्रीज हो जाए। अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर सडनली इंक्रीज हो जाए, एटमॉस्फेयर प्रेशर सडनली इंक्रीज हो जाए, अगर सडनली इंक्रीज हो जाए इसका मतलब है कि जो वेदर है वो ड्राई है, वेदर ड्राई होने वाला है, इसका ये मतलब है। ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है 7.15 में वो कह रहा है कि पास्कल लॉ क्या होता है। पास्कल लॉ क्या होता है ये भी इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पास्कल लॉ ने ये कहा था कि जो लिक्विड होता है किसी क्लोज कंटेनर में वो ऑल डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने ये डेफिनेशन वहां से कर लेनी है। फिर वो कह रहा है जी 7.16 है। 7.16 में वो कह रहा है जी वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस बताएंगे। वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस की वर्किंग बताएं। हाइड्रोलिक प्रेस ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हम कर चुके हैं, जिसमें हमने एक बड़ा पिस्टन बनाया था, एक छोटा पिस्टन बनाया था, और हमने जो फार्मूला निकाला था वो ये था कुछ A/A मल्टीप्लाई बाय F1 इज इक्वल टू F2, कुछ इस तरह से हमने फार्मूला निकाला था। तो ये आपने पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक प्रेस, तो उसमें आपने इसको एक्सप्लेन के साथ डायग्राम, एक्सप्लेनेशन और मेथड की फॉर्म पे कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट 7.17 में वो कह रहा है जी व्हाट इज मीन बाय इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? वो कहता है इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी हम इसकी पूरी डेफिनेशन कर चुके हैं। इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है, ड्यू टू विच इट रिकवर इट्स ओरिजिनल साइज, शेप, वॉल्यूम। ठीक है, तो ये भी हम डेफिनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट 7.17 के बाद आएगा 18। तो 7.18 में वो कह रहा है जी आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है जी वो बताया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने इसकी डेफिनेशन भी की है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी की है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहा था कि एक अपथ्रस्ट फोर्स होती है जो एक्ट करती है, एन अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट ऑन बॉडी is equal to weight of liquid displaced when we immersed an object partially or टोटली इन लिक्विड। ये वर्डिंग कुछ आगे पीछे हुई है लेकिन मीनिंग इसका बिल्कुल वही है जो कि बुक के ऊपर लिखा है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टोटल या फिर पार्शियली या हाफ पानी के अंदर डिप करते हैं तो एक अपथ्रस्ट फोर्स लगती है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है। वो फोर्स उतनी होती है जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसके वेट के इक्वल। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट
7.19 7.19 में वो कह रहा है जी कि अपसर्ज फोर्स क्या होती है, इसको और एक्सप्लेन करें प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अपसर्ज फोर्स वही होती है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अपसर्ज फोर्स होती है, व्हाट इज अपसर्ज फोर्स? इट इज अ फोर्स which act on body by liquid displaced in upward direction। ठीक है, कि ये वो फोर्स होती है जो लिक्विड की तरफ से लगती है किसी ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बताएं। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हम पढ़ चुके हैं। ये होता है कि वही बात है कि जो अपसर्ज फोर्स होगी, मैं इसको डायरेक्ट फोर्स लिख रहा हूं, वो अगर इक्वल हो लिक्विड के वेट के, तब ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा वो फ्लोट करेगा, और अगर ये इससे बढ़ जाए वेट से, तब भी ऑब्जेक्ट हमारा फ्लोट करेगा। ठीक है, और दूसरा, अगर यह फोर्स कम हो जाए वेट से, तो जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो सिंक हो जाएगा। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा 7.20 में कह रहा है जी एक्सप्लेन हाउ सबमरीन फ्लो ऑन द वाटर एंड डाइव इनटू द वाटर। अगर सबमरीन कैसे पानी के अंदर चली जाती है और कैसे पानी के से बाहर आ जाती है, तो ये सबमरीन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आप बुक से इसको कर सकते हैं कि इसमें एक टैंक होता है पानी का, जब सबमरीन में पानी के अंदर जाना तो टैंक फिल कर देते हैं, जब पानी से बाहर टैंक खाली कर देते हैं। सिंपल। उसके बाद वो कह रहा है जी 7.21 में कहता है व्हाई डज अ पीस ऑफ स्टोन, वो कहता है कि 7.21 है, वो कहता है कि एक स्टोन का पीस है छोटा सा, वो पानी की तरफ फेंके वो सिंक हो जाता है, जबकि जो एक शिप होता है बहुत बड़ा होता है, उसका वेट बहुत ज्यादा है, लेकिन पानी के ऊपर फ्लोट कर होता है। वजह देखिए, जो स्टोन होता है ना, स्टोन का जो वॉल्यूम होता है इज स्मॉलर, वो बहुत ज्यादा कम होता है, जबकि जो शिप होता है, जो उसका जो वॉल्यूम होता है वो ग्रेटर होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, जो वेट जो लिक्विड की तरफ से अपसर्ज फोर्स लगेगी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो वॉल्यूम इज ग्रेटर, अपथ्रस्ट फोर्स इज ग्रेटर, अपथ्रस्ट फोर्स इज ग्रेटर। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो शिप होगा वो फ्लोट करना शुरू कर देगा, और उस पर वॉल्यूम स्मॉल है तो अपथ्रस्ट फोर्स भी स्मॉल होगी, इसलिए सिंक कर देगा। ठीक है, उसके बाद है जी 7.22, वो कहता है हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ क्या होता है जी, हुक्स लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी। हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ में हमने ये पढ़ा था जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी स्ट्रेन के। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, और फिर हमने पढ़ा जी स्ट्रेस जो होता है डिवाइड बाय स्ट्रेन, वो इज इक्वल होता है जी कांस्टेंट। ठीक हो गया, ये हमने पढ़ा, ये इसकी डेफिनेशन आप वहां से कर सकते हैं। इसके बाद 7.23 में वो कह रहा है जी कि वो कह रहा है एक रबड़ ले और उसका बैलेंस करें और उसको उसके साथ मेजर करें डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, आपको क्या रिजल्ट मिलता है। ये देखिए, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक रबड़ है, ये यहां तक इलास्टिक है, इसको हमने बैलेंस किया, इसका ये वाला पॉइंट है इसका बैलेंस वाला। हम पहले इसके साथ ही एक पेन लटकाते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा बेंड आ जाता है। दूसरी बार हम इसके साथ एक इरेजर लटका देते हैं, फिर भी थोड़ा सा हल्का इसमें बेंड आ जाता है। थर्ड टाइम हम इसके साथ एक स्टोन हम इसके साथ हैंग कर देते हैं। अब बताएं जी, जब स्टोन हैंग करेंगे तो जो रबड़ होगा ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्टोन ने फोर्स अप्लाई की है वो इसकी इलास्टिक लिमिट से आउट हो चुकी है। तो हमने ये रिजल्ट निकाला है, पेन और इरेजर जब आपने मेजर किया, इसका हैंग किया, तो दोनों ने जो फोर्स अप्लाई की थी वो इसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर अप्लाई की थी।
स्टोन ने जो फोर्स अप्लाई की है वो इसकी इलास्टिक लिमिट से आउट अप्लाई कर दी है, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया, जिसका से टूट चुके हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हमने 7 चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा, और अगर फिर भी इनमें कोई आपको क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो आप पोर्टल से पूछ सकते हैं।